वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। एंटिसिपेटरी बेल का जो टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेन पॉइंट ऑफ व्यू। और एंटिसिपेटरी अगर बेल की हम बात करें तो उसका जो वर्ड है एंटिसिपेशन, हम लोग उससे गैस कर लेते हैं। एंटिसिपेशन, डर होना। एंटिसिपेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि मुझे डर है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले। When there is an anticipation that a person is going to arrested by the police officer, then that person जिसको भी अरेस्ट करना है पुलिस ने, वो अरेस्ट से पहले ही कोर्ट में जाकर अपनी बेल करवा सकता है। That is an anticipation bail. That is bail without arrest. 436 जो हमने सेक्शन किया था, वही 437 जो सेक्शन किया था, दो हमने ऑलरेडी बेल कर चुके हैं, बेल इन बेलेबल केसेस एंड बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। ये यूजुअली क्या होता है कि जब पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि पर्सन अक्यूज पर्सन को बेल दे दे। वो सिर्फ बेल इन बेलेबल केसेस की बात कर रहा हूं। लेकिन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल केसेस अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसकी हम रेगुलर बेल लगाते हैं। वो हमने 437 सेक्शन भी किया है। अब बात करें 438 सेक्शन की, दैट इज एन एंटिसिपेटरी बेल, बेल विदाउट अरेस्ट। अब एंटिसिपेशन की अगर बात करें, एंटिसिपेटरी बेल की बात करें तो वो जो हमारा पुराना कोड था सीआरपीसी में, उसमें ये प्रोविजन ही नहीं थी एंटिसिपेशन की, एंटिसिपेटरी बेल की कोई प्रोविजन ही नहीं थी। लेकिन 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी उसका पैरा नंबर 39.9 जो उसकी रिपोर्ट थी, उसका पैरा नंबर 39.9 में लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाई यहाँ पर पूरे प्रोसेस में एंटिसिपेटरी बेल है उसकी प्रोविजन होनी चाहिए। और ये नेसेसिटी है। रीजन क्यों है, क्यों नेसेसिटी है हमारी? देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो फेक होते हैं, और फेक होने के कारण अगर उस फेक केस में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसका जो आर्टिकल 20 है 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो वायलेट रहता है क्योंकि वो तो इनोसेंट है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन जो इनोसेंट है, उसकी वजह से हमने एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजन रख दी। और 1973 जो हमारा कोड है सीआरपीसी का, उसमें ये प्रोविजन हमने ऐड कर दी कि भाई एंटिसिपेटरी बेल 438 सेक्शन हमने इंसर्ट कर दिया। जब ये सेक्शन नहीं था तो देयर आर नंबर ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स कहते थे कि क्या हमारे पास इनहेरेंट पावर है अंडर सेक्शन 482 में कि हम इसको बेल में हम लोग इसको बेल दे दें। तो देयर आर नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स regarding the anticipatory bail, as there was no provision in the old law, old code, but in the new code in 1973 में वहां पर हमने 438 सेक्शन को इंसर्ट कर दिया as per the recommendation by the law commission report। जो हमारी 41st law commission report थी उसके recommendation पे हमने ये सेक्शन ऐड कर दिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एंटिसिपेटरी अगर बात करें एंटिसिपेटरी बेल की, तो बेसिकली इट इंप्लाइज अ डिस्क्रिशन टू रिलीज अ पर्सन। It is a discretionary power in the hand of the court to release a person, right? Issued even before the person is arrested। तो पर्सन के अरेस्ट होने से पहले अगर उसके फेवर में कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि whenever the police is going to arrest that person, he should be released। जैसे ही वो उसको अरेस्ट करने जाती है पुलिस, वो पुलिस को ऑर्डर दिखाया था कि I have a order, मेरे पास एंटिसिपेटरी ऑर्डर है, आप मुझे अरेस्ट भी करो और मुझे रिलीज भी करो। तो उसकी ऑन द स्पॉट अरेस्ट हो जाती है, ऑन द स्पॉट उसको बेल दी जाती है। तो ये है हमारी एंटिसिपेटरी बेल। सो इट इज ओनली एन अरेस्ट दैट द ऑर्डर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल बिकम्स ऑपरेटिव। और एक इंपॉर्टेंट बात, लाइक सपोज ए के फेवर में एंटिसिपेटरी बेल हो गई। अब वो एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर तो हो गया, वो ऑपरेटिव कब होगा? जब उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाएगी। द मोमेंट पुलिस उसको अरेस्ट करने जाएगी, वो एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर उसको शो करेगा, उसको अरेस्ट करेंगे, ऑन द स्पॉट उसको रिलीज करेंगे। तो वो ऑपरेटिव कब होगा? ऑन द अरेस्ट। एंटिसिपेटरी बेल जो बेसिकली इट कैन नॉट यूजुअली बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हालांकि यूजुअली ये सर्कमस्टांसेस होते हैं कि पुलिस जो कोर्ट्स होती है हमारी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ये यूजुअली एंटिसिपेटरी बेल अलाउ नहीं करती। बट देयर आर इफ द सर्कमस्टांसेस इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, हम लोग बाद में करेंगे केस लॉ में कि कौन से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट उसको ध्यान में रखकर उसको एंटिसिपेटरी बेल देती है, वो हम लोग करेंगे। अगर वो उसके फेवर में अक्यूज में, डेफिनेटली एंटिसिपेटरी बेल उसको प्रोवाइड की जाएगी कोर्ट द्वारा, उसको रिलीफ दी जाएगी।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात हम बात कर रहे हैं 438 सेक्शन की। 438 सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात करें नॉन बेलेबल फेंसेस की। हम बेलेबल फेंसेस की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नॉन बेलेबल फेंसेस की। हम ये भी बात नहीं करें कि वो फेंस कॉग्निएबल है कि नॉन कॉग्निएबल है, बट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट द नॉन बेलेबल फेंसेस, although it might be a cognizable fences or it might be a non cognizable fences। अगर वो नॉन बेलेबल फेंसेस है तो एंटिसिपेटरी बेल आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 438 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, बट हम लोग सारे पर्सपेक्टिव्स को हम लोग कवर करेंगे। अगर हम बात करें बेरेट लैंग्वेज की, तो बेरेट तो सिंपल कह रहा है कि व्हेन वेयर एनी पर्सन हैज टू बिलीव, अगर किसी पर्सन को ये शक हो गया, ये बिलीव हो गया कि भाई मुझे अरेस्ट किया जाएगा किसी एक्विजिशन में, मतलब कोई इल्जाम लगा रहा है मेरे पे, वो कौन सा इल्जाम है, वो ऐसे फेंस है जो नॉन बेलेबल है। तो वो पर्सन, मुझे पता है कि अगर मुझे मेरे ऊपर अब कोई आरोप लगा रहा है, तो मुझे पता है कि वो जो आरोप लगा रहा है वो ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है। तो मैं तो या फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा या कोर्ट ऑफ सेशन में जाऊंगा कि मुझे डायरेक्शन दी जाएगी जब भी मुझे अरेस्ट किया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि जैसे मुझे अरेस्ट किया जाएगा मुझे बेल पर छोड़ दिया जाए। तो दैट इज एन एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है जी। तो कोर्ट जो है बेसिकली आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या कुछ देखेगी कोर्ट, हो सकता है कोर्ट देखी नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्विजिशन, वो इल्जाम क्या है, वो कौन सा आरोप लगाया जा रहा है, वो कौन सा ऑफेंस है जो उसके ऊपर थोपा जा रहा है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, क्या वो मर्डर है, क्या वो डोरी डेथ है, क्या वो कल्पिल होमिसाइड है, क्या वो रेप है, वो कौन सा एक्विजिशन है। तो वो नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसीडेंट ऑफ द एप्लीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसने पहले कभी प्रीवियसली कॉग्निबल ऑफेंसेस कमिट किया है, नॉन ऑफेंसेस को उसने कमिट किया है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन मूव किया एंटिसिपेटरी बेल की, क्या वो यहां से फ्ली फ्रॉम जस्टिस हो जाएगा, क्या वो वापिस ही नहीं आएगा अगर हम उसको रिलीफ दे रहे हैं, क्या वो भाग जाएगा दूसरे देश में जहां अंडरग्राउंड हो जाएगा कि पुलिस उसको ढूंढ ही ना पाए, ये भी हमने ध्यान रखना है। तो फर्दर देयर आर नंबर ऑफ, हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर उसको रिलीफ किया जा रहा है, उसको रिलीफ दी जा रही है, एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है, क्या वो थ्रेट विटनेस को करेगा, क्या वो एविडेंस को टेम्पर करेगा। नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस कोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपना फाइनल डिसीजन कोर्ट को देना होता है। सो प्रोवाइडेड दैट विद हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन हैज नॉट पास्ड एनी इंटरिम रिलीफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज जैसे ही कोई पर्सन एंटिसिपेटरी बेल लगाता है, सबसे पहले कोर्ट उसको इंटरिम बेल देती है। इंटरिम बेल देती है, ऑन द स्पॉट उसको इंटरिम बेल देती है कि भाई इसको अभी रेस्ट नहीं करना, अभी ये एप्लीकेशन मैंने ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड करनी है। और इट माइट टेक 2 or 3 days, इट माइट टेक 4 or 5 days। तो ये कोर्ट के बेसिकली अपने प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं कि 7 दिन में इसको हमें फैसला सुनाना है। तो इंटरिम रिलीफ क्विकली कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, आपको दे सकती है कि भाई ये मैंने इंटरिम ऑर्डर कर दिया, इसको रेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता तब तक इसको रेस्ट मत करना। तो इंटरिम रिलीफ दे सकते हो आप। कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन में। मुझे लगता है कि एंटिसिपेटरी बेल उसको नहीं देनी चाहिए, तो कोर्ट माइट रिजेक्ट द एप्लीकेशन। Court may allow the application after hearing all the parties, the public prosecutor and the defense counsel of the, वो दोनों सभी को सुनकर अगर कोर्ट उसको अलाउ कर देती है तो it goes in favor of the accused person। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो it shall, अगर, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तो इट इज ओपन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जब मर्जी उसको अरेस्ट कर ले। अगर वो पर्सन कोर्ट में ही है, ऑन द स्पॉट जैसे उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, कोर्ट में उसी समय पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल तो कैंसिल हो गई। अब वो रेगुलर बेल लगाएगा आफ्टर अरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्दर सेक्शन क्या कहता है कि कोर्ट ग्रांट एन इंटरिम रिलीफ, जैसे अगर कोर्ट उसको इंटरिम रिलीफ देती है तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस दिया जाए 7 days का, तो उसको भी सुनना पड़ेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको बीइंग हर्ड किया जाएगा और उसके बाद डिफेंस काउंसिल दोनों को सुना जाएगा और अंतिम में ऑन मेरिट बेसिस पे फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। 1B क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी ऑब्लिगेटरी। भाई अगर सपोज लाइक
मैंने एप्लीकेशन लगानी है, अगर मैं कोर्ट में खुद चला गया और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो पुलिस तो मुझे ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी, तो मैं क्यों जाऊं? मेरे बिहाफ पे मेरा काउंसिल जाएगा, तो मेरी प्रेजेंस ऑब्लिगेटरी है, इट इज एन ऑब्लिगेटरी। लेकिन अगर हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगी नहीं जी उसको बुलाया जाए, उसको सुना जाए, तो हो सकता है कोर्ट उसको अलाउ कर दे, बट अदरवाइज इट इज एन ऑब्लिगेटरी। बहुत रेयर चांस है, लाइक आउट ऑफ 100 99.9% ये है कि कभी भी एप्लीकेंट कोर्ट में हाजिरी नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको पता है कि अगर मेरी बेल रिजेक्ट हो गई तो मुझे पुलिस ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी, इसलिए वो ऑब्लिगेटरी है, राइट। सेकंड क्लॉज क्या कहती है? व्हेन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स अ डायरेक्शन इट मे इंक्लूड सच कंडीशंस। अब यहां पर सपोज अगर कोई एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर देती है, कोर्ट करती है, चाहे वो हाई कोर्ट चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन है, अगर एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की जाती है, चाहे वो इंटरिम है चाहे वो फाइनल डिसीजन है, तो उसके रिगार्डिंग कंडीशंस अटैच कर दी जाती है, कोर्ट उसको अटैच करती है कंडीशन कि भाई जब भी आपको पुलिस ऑफिसर बुलाएगा आपको जाना होगा, आपको पुलिस स्टेशन में आपकी अपनी अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी रखनी पड़ेगी। जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कॉल करेगा, आपको जाना पड़ेगा। कोर्ट ये भी दे सकती है ऑर्डर कि भाई बात सुनो, आप किसी भी विटनेस को इंड्यूस मत करना, किसी भी विटनेस को प्रॉमिस मत करना, उसको खरीदना मत, इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस किसी विटनेस को मत देना। अगर आपने देने की कोशिश की तो मैं आपकी बेल रिजेक्ट कर दूंगी। रिजेक्ट करने की पावर भी कोर्ट के पास है। विच कोर्ट? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। अंडर सेक्शन 439 दैट कोर्ट हैज द पावर टू कैंसिल द बेल। जब मर्जी उसका दिल करे वो कैंसिल कर सकती है। कंडीशन फर्दर ऐड की जा सकती है कि भाई आपको अगर मैं रिलीफ दे रहा हूं, एंटिसिपेटरी बेल आपको दे रहा हूं, तो आप इंडिया छोड़ के मत जाना। विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू कांट लीव द इंडिया। ये भी कंडीशन ऐड की जाती है। फर्दर कोर्ट ऐड कर सकती है कोई भी कंडीशन जो उसको रीजनेबल लगे, वो बेल की कंडीशन में ऐड कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लॉज क्या कहती है? इफ सच ए पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड, जिसके फेवर में एंटिसिपेटरी बेल अलाउ हो गई, उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तब जहां जेल में जाएगा, तब जब भी उसका मन करे वो एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर दिखाकर वो कोर्ट उसको पुलिस उसको रिलीज कर दे। तो आपको ऑर्डर तो दिखाना होगा ना। लाइक सपोज पुलिस आपको अरेस्ट करने आई, तो आपके मन में है कि नहीं मैं तो ऑर्डर ही नहीं दिखाऊंगा, तो पुलिस को सपना थोड़ी ना आ रहा है, पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। अब बाद में आपका घर वाला कोई आ गया, आपकी फैमिली का कोई मेंबर ऑर्डर लेके पुलिस स्टेशन पे आ गया कि सर ये तो एंटिसिपेटरी बेल उसके फेवर में है, तो कोर्ट जो पुलिस क्या करेगी, उसको पुलिस वहीं पे उसको रिलीज कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका ध्यान रखना काफी। लाइक कोर्ट ये भी कर सकती है, लाइक सेशन कोर्ट ने सपोज आपको अलाउ कर दिया, एंटिसिपेटरी बेल आपको अलाउ कर दी, और जब जो उसका केस है सपोज वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में चल रहा है, तो कोर्ट अगर उसको वारंट निकालना चाहती है तो वो बेलेबल वारंट भी इशू कर सकती है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ लास्ट क्लॉज। लास्ट क्लॉज सेज नो एंटिसिपेटरी बेल इन केस ऑफ सेक्शन 376 थर्ड क्लॉज, 376 AB, 376 DA, 376 DB। अब ये सेक्शंस ऐसे हैं एंड रेट के रिगार्डिंग जहां पर एंटिसिपेटरी बेल आपको अलाउ नहीं की जाती। काफी इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉ जो आप लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केस इज द छज्जू राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। छज्जू राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेक्शन में लिखा गया हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। अब एप्लीकेंट कहां जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगा जहां सेशन कोर्ट जाएगा। क्या अगर वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रहा है तो हाई कोर्ट उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है कि आप सेशन कोर्ट में पहले जाओ भी? क्योंकि 438 में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अब 438 कह रहा है कि कहीं भी जा सकते हो आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो दिस इज अ केस लॉस जो हम बात करें, छज्जू राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की बात कर रहे हैं। यहां पर कोर्ट ने कहा बेसिकली एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल जो थी वो हाई कोर्ट में लगा दी। हाउएवर नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट ने कहा कि प्रिज्यूम्पशन ये है कि भाई जो भी पर्सन एप्लीकेंट है वो सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जाए, वो सबसे पहले अप्रोच कोर्ट ऑफ सेशन को ही करे। तो ये एक प्रोविजंस है हमारी। अब डायरेक्टली स्ट्रेट में अगर आप हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट में लिटिगेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी कितनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके ऊपर ऑर्डर सुनाना भी मुश्किल हो जाएगा, पेंडिंग चलती रहेंगी। तो इसलिए यूजुअली क्या होता है कि आप फर्स्ट जो है अप्रोच करोगे सेशन कोर्ट में।
अगर वहां पर रिजेक्ट हुई देन कम बिफोर द हाई कोर्ट। अब ये कहीं भी मेंशन किया 438 में कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है कोर्ट ऑफ सेशन पे तो आप हाई कोर्ट नहीं मूव कर सकते। Once the application regarding the anticipatory bail has been rejected by the court of session, then a second application can be moved before the high court also. ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें, we have another case that is ओमकारनाथ अग्रवाल वर्सेस स्टेट। अब इस केस में क्या कहता है, बेंच जो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच था, उन्होंने कहा ओवर टेकन अ व्यू दैट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 may be moved in the high court। आप लगा सकते हो हाई कोर्ट में विदाउट द एप्लीकेशन टेकिंग रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ने इसने कहा कि भाई यहां पर कोई बार थोड़ी ना है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाओ, हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपको कहीं बार नहीं किया, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट में, बट इफ इट इज कन्वीनियंट टू द पार्टीज देन फर्स्ट अप्रूव टू द कोर्ट ऑफ सेशन। देन द लास्ट, अगर बात करें जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं इस केस में, तो यहां पर कोर्ट जो थी बेसिकली एप्लीकेशन फाइल की थी जो कोर्ट ऑफ सेशन में, वहां पर कोर्ट की एप्लीकेशन जो थी एंटीसिपेटरी बिल की कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेंट कैन अगेन अप्रोच टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि एंटीसिपेटरी बेल तो एक बार ही होती है जी, वहां पर तो रिजेक्ट होगी। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड, बट कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगा लो भाई। नए फैक्ट्स अगर सामने आ गए तो डायरेक्ट दोबारा से आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी जा सकते हो। नए फैक्ट्स अगर सामने आए तो कहीं भी बार्ड नहीं है कि आप वंस इट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन देन दूसरी एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं लगाई जा सकती, लगाई जा सकती है अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस काफी चेंज हो गए तो, नॉट अदरवाइज, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, सपोज वी हैव अनदर केस सुरेश वासुदेव वर्सेस स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर लिखा कि फाइलिंग ऑफ एफआईआर इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द मूविंग ऑन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438। एफआईआर रजिस्टर्ड होना ये कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है। विदाउट एन एफआईआर एप्लीकेशन आप लगा सकते हो 438 में कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट में। सो दिस इज द रीजन नो मैंडेटरी प्रोविजन कि अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तभी जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, ऐसा नहीं होता। यहां पर बोर्ड लिखा है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटरी बेल, दैट मींस एंटिसिपेशन। आपको अगर डर लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट कोई नॉनेबल ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाएगी, मुझे अरेस्ट किया जाएगा इन फ्यूचर, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, चाहे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई वो बात है। लेकिन दैट एंटिसिपेशन मस्ट बी अ रीजनेबल एंटिसिपेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रात को सपना देखा कि आपने अपने नेबर को बहुत पीटा, उसकी एक लात, उसकी टांग, उसकी लेग को फ्रैक्चर कर दिया, एक राइट आर्म को फ्रैक्चर कर दिया, और आप सुबह उठे आपने एप्लीकेशन लगा दी। तो भाई सपना था, यहां पर एंटिसिपेशन तो है ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि यहां पर एंटिसिपेशन जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, एक्विजिशन रीजनेबल होनी चाहिए रिगार्डिंग द नॉन बेल ऑफेंसेस, नॉट अदरवाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट है मतलब। तो रीजनेबल ग्राउंड इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर हम बात करें एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग, तो ऐसे कई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं जो कोर्ट को ध्यान में रखने होते हैं जब एंटिसिपेटरी बेल देनी होती है, राइट। तो कौन कौन से हैं वो हम बात कर रहे हैं। लाइक सपोज नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, क्राइम का नेचर क्या है, क्या अक्यूज को पहले कॉग्निटिव ऑफेंसेस में कभी अरेस्ट या कन्विक्शन हुई है, वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल दे दे, क्या वो इंडिया से भाग जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मॉडिफाइड एक्विजिशन है, लाइक सपोज मुझे लग रहा है कि मेरे पे एंटिसिपेटरी बेल में, लाइक सपोज मुझे पता है कि एफआईआर मेरे अगेंस्ट रजिस्टर्ड होने वाली है, वो एंटिसिपेशन, वो एक्विजिशन, वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर कोई मुझे डिफेम करने के कारण मुझे मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है, वो भी कोर्ट ध्यान में रखेगी। अगर मैं इनोसेंट हूं, हो सकता है मुझे बदनाम करने के लिए मेरे पे कोई जानबूझकर एक्विजिशन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कोर्ट तो उसको भी ध्यान में रखेगी ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अक्यूज और विक्टिम का रिलेशन भी दिखना होता है कोर्ट में, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, वो एंटिसिपेटरी बेल ले रही है, तो हस्बैंड और भाई वाइफ का रिलेशन है, क्यों हम लोग बेल दें उसको जिसने अपने हस्बैंड को ही मार डाला। रिलेशन हो सकता है कि अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल दिया है तो वो अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को ही मार डाले। हो सकता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, वो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा।
फर्दर अगर इसको एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है तो क्या वो सिमिलर ऑफेंस वो दोबारा नहीं करेगा, ये भी कंडीशन होती है हमारी. यू कैन नॉट कमिट अ सिमिलर ऑफेंस और एनी अदर ऑफेंस नॉन विल ऑफेंसेस, आप दोबारा कमिट नहीं कर सकते, ये भी है. फर्दर हिस्ट्री ऑफ द केस और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो भी हमने ध्यान में रखकर ही हमने बात करनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस जो हमने केस लॉ डिस्कस किए हैं, उसके बाद हम लोग बात करें गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की. सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे लिए, क्योंकि इस केस लॉ में काफ़ी प्रोविजंस को ऐड किया गया था, काफ़ी उसको प्रिंसिपल्स जो थे, कंडीशंस थी वहाँ पर लिखी गई थी गुरबख्श सिंह सिबिया के केसेस में. तो कोर्ट ने क्या कहा, गाइडलाइंस इशू कर दी गुरबख्श सिंह सिबिया के केसेस में. पहली गाइडलाइंस क्या थी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल मेयरली बिकॉज द एलिज्ड ऑफेंस इज वन पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. कोर्ट ने कहा भाई अगर वो एंटिसिपेशन ऐसे ऑफेंस किए जहां पर डेथ और पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इन स्पाइट ऑफ डेथ एंटिसिपेटरी बेल तो आपको देनी होगी अगर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेंट ये प्रूव कर दे कि भाई ये जस्टिफाइड है मुझे एंटिसिपेटरी बेल देना. अगर कोर्ट को आपने जस्टिफाइड कर दिया, चाहे ऑफेंस कोई भी हो, उसकी पनिशमेंट कोई भी हो, चाहे डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आपको एंटिसिपेटरी बेल दी जाएगी, कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकती. ये इंपॉर्टेंट. सेकंड गाइडलाइंस इश्यू की, द बिलीफ ऑफ द एप्लीकेंट फाउंडेड ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड. एक्विजिशन, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटरी बेल की बात करें, एंटिसिपेशन मुझे डर है, जो डर है वो रीजनेबल होना चाहिए कि डेफिनेटली मुझे अरेस्ट किया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. जहां पर लड़ाई हो रही थी वहां पर सीसीटीवी कैमरा था, जब लड़ाई हो रही थी मैं वहां पास में खड़ा था, बट मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मुझे डर है कि वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के अकॉर्डिंग पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, तो मैं एंटिसिपेटरी बेल, यहां पर रीजनेबल ग्राउंड भी है ना मेरा. CCTV footage, I was there at the time when the crime was committed by the accused person, but I was not involved. So this is a reasonable ground. मेरी बेल एक्सेप्ट की जाएगी. थर्ड, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन वाइल जब भी ग्रांट करेगी एंटिसिपेटरी बेल, वो कंडीशंस इंपोज कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया. फर्दर कोर्ट ने कहा, लीगली इट इज पॉसिबल टू पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर टू एंटिसिपेटरी बेल. लीगली इट इज पॉसिबल. वाओ, एक्स पार्टे ऑर्डर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बिना आप एंटिसिपेटरी बेल के एक्स पार्टे ऑर्डर भी कर सकते हो. बट ऑर्डिनरली एन ऑर्डर ऑफ एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट बी पास्ड विदाउट इशूइंग नोटिस टू द प्रोसिक्यूशन. यहां पर कोई बार नहीं है कि एक्स पार्टे ऑर्डर एंटिसिपेटरी बेल के नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा हो सकते हैं, बट ऑर्डिनरली कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल जब भी कोई एप्लीकेंट लगाएगा उसका 7 days नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगी. ये इंपॉर्टेंट है. तो ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी आपको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, दोनों को सुनना पड़ेगा, फिर जाके आप अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हो. बट देयर इज नो बार. एक्स पार्टे एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया. देन कोर्ट ने कहा नो ब्लैंकेट ऑर्डर, नो ब्लैंकेट बेल. अब ब्लैंकेट बेल क्या होता है, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर बात करें 438 की. एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेशन किसी एक ऑफेंस में होती है. लाइक सपोज एक का मर्डर हो गया, अब मुझे एंटिसिपेशन है कि उस कत्ल केस में मुझे अरेस्ट किया जाएगा, उस कत्ल केस में एक सर्टेनिटी है कि इसी केस में मुझे अरेस्ट किया जाएगा, दैट इज एन एंटिसिपेशन. अब ये नहीं है कि मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं कि सर मुझे बेल दे दो, अगर पुलिस किसी भी ऑफेंस में मुझे अरेस्ट करने की कोशिश करेगी मुझे बेल दे दो. भाई ये ब्लैंकेट ऑर्डर है, आपको सर्टेनिटी बतानी पड़ेगी किस केस में चाहिए. अब ओपन ऑर्डर नहीं ले सकते, तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर है. कोर्ट ने कहा एप्लीकेंट शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल व्हेनेवर अरेस्टेड फॉर व्हिचएवर ऑफेंस व्हाटसोएवर. ऐसा नहीं होता. ब्लैंकेट ऑर्डर यूजुअली कोर्ट अलाउ नहीं करती. फाइलिंग ऑफ FIR इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट. कोर्ट ने ये भी कह दिया. नो एंटिसिपेटरी बेल आफ्टर अरेस्ट. कोर्ट ने कहा जब अरेस्ट ही हो गया तो एंटिसिपेटरी बेल बात खत्म, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले होती है, बाद में नहीं होती. बेल टू बी इफेक्टिव टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल. अब एंटिसिपेटरी बेल अगर आप दे दी तो जब तक ट्रायल चलता रहेगा, जब तक कंक्लूड नहीं होता तब तक एंटिसिपेटरी बेल जो है वो दे दी तो दे दी. ये नहीं कि एंटिसिपेटरी बेल फॉर द टाइम बीइंग है, उसके बाद आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है. The court making an order of such bail is entitled upon appropriate consideration to cancel or recall the same. कोर्ट जो
एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर रही है वो कभी मर्जी जब मर्जी है उसका दिल करे, जब उसको लगा जस्टिफाइड है उसको कैंसिल भी कर सकती है, उसको रिकॉल भी कर सकती है। मुझसे मुझे गलती होगी मैं रिकॉल कर रहा हूं, ये भी कर सकती है। कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड, जो हमने पहले किया कि नंबर ऑफ थिंग्स देखनी पड़ती है, नेचर ऑफ अक्यूज्ड क्या है, नेचर ऑफ एक्विजिशन क्या है, उसका क्या फैक्ट होगा, अगर उसको हम रिलीफ दे दें तो वो सब कुछ देख के कोर्ट ने कहा कि बाद में आप एंटिसिपेटरी बेल डिसाइड कर सकते हो। ये नंबर ऑफ गाइडलाइंस इशू की थी कोर्ट ने। द लास्ट केस समुंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल टू बी पर्सन इन्वॉल्व इन डोरी डेथ, अगर डोरी डेथ में कोई इन्वॉल्व हुआ तो भाई कोई एंटिसिपेटरी बेल आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कभी भी बेल एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजन आप यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटिसिपेटरी बेल एज पर सेक्शन 438। एंटिसिपेटरी बेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू चाहे वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यहां पर गुरबख्श सिंह का केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑल्दो हमने सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है इस वीडियो में, तो इन केस अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप पूछ लेना। राइट, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।